आज हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर। ईथर किस तरह से रिएक्शन शो करता है, ईथर की किस रिएक्टिविटी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। तो जनरली जो ईथर्स होते हैं ये जो है रिलेटिवली हम कहते हैं कि इनर्ट होते हैं टू द मोस्ट ऑफ द रिएजेंट। मैं यहाँ पे इसका जो है वो जनरल सा फार्मूला लिख लेता हूँ इस तरह से ROR, ठीक है। और ये जो R हैं ये क्या है जी, ये R जो है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और इस तरह से अराइल ग्रुप भी हो सकता है, और दोनों R जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे फर्ज किया इथाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, ठीक है, या फिर ये दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो ईथर की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हमने कहा कि ये मोस्टली इनर्ट होते हैं टू द मोस्ट ऑफ द रिएजेंट, और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं टूवर्ड बेसिव्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसी तरह से डाइल्यूट एसिड। हाँ, अलबत्ता स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। और अगर हम इधर रिएक्टिविटी की बात करें ईथर की, तो इसमें जो रिएक्टिव साइट है, जो सिर्फ द ओनली रिएक्टिव साइट इन ईथर इज ये जो ऑक्सीजन एटम मौजूद है ये, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर मौजूद है, और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या कर देते हैं, इसको बेसिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी किसी एसिड से प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, और फिर क्या बना सकता है जी, ये ऑक्सोनियम साल्ट बना सकता है। फर्ज किया मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोई हेलोजन एसिड लिखता हूँ, यानी HX X जो है वो हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये क्या है, हेलोजन एसिड है, तो इसमें से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी ये जो हाइड्रोजन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ऑक्सीजन चूँकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, ये एज अ बेस के तौर पर बिहेव कर सकता है, बल्कि करता है, और ये इस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि हमारे पास ये आ गया जी ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब प्रोटॉन आ जाएगा, एक प्रोटॉन जो है जब यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी, इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट, और साल्ट बल्कि ऑक्सोनियम आयन हम इसको कहते हैं, और चूंकि हैलाइड आयन जो है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से कि इस पे चूंकि नेगेटिव आयन है, हैलाइड आयन है, तो अब ये क्या बन गया है, इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट, ठीक है। ये क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सोनियम साल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो रिएक्शन शो करता है। हम देखते हैं कि हम अगर यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, फर्ज किया यहाँ पे हमारे पास एक ईथर है जी, C2H5O C2H5, इसको हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर, ठीक हो गया, डाई इथाइल ईथर, और ये रिएक्ट करेगा जी किसके साथ, हेलोजन एसिड। फर्ज किया मैं यहाँ पे जो है हेलोजन एसिड जो ले रहा हूँ, आयोडाइड, फर्ज किया मैं यहाँ पे आयोडीन लिख लेता हूँ, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके साथ ये रिएक्शन किस तरह से शो करेगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ऊपर ये जनरल सा रिएक्शन जो है वो यहाँ पे देखा है कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऑक्सोनियम आयन बनेगा जी, या फिर हम कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, डाई इथाइल ईथर, और जब यहाँ पे प्रोटॉन आके अटैच हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे H, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ ही हम लिख लेंगे हैलाइड आयन लिख लेंगे, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस आयोडाइड आयन, ठीक है जी, आयोडाइड आयन हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। तो ये जो है हम इसको कहते हैं कि ये ऑक्सोनियम आयन है, और जब ये आयोडाइड आयन, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो आयोडाइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब ये इसके साथ आके अटैच होगा तो हम कहते हैं ये क्या है, ऑक्सोनियम साल्ट है। तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सोनियम आयन है, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सोनियम आयन की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि अब ये जो आयोडाइड आयन है ये अब एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। और इस केस में जब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये इजीली यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ देगा, यानी यहाँ पे मैं लिख लूँगा आयोडाइड आयन, और ये क्या कर लेगा जी,
यहाँ से, बल्कि इसको मैं एरो को इस तरह से शो कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाले यहाँ से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, और SN2 मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि C2H5I आयोडाइड आके अटैच हो जाएगा, प्लस लिविंग ग्रुप हमारे पास C2H5OH यानी इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हम यहाँ पे लिख लेंगे C2H5OH इथेनॉल। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी कि ईथर जो है वो हम कहते हैं कि नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं करते, मगर इस केस में हमने देखा है कि हमने कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब इनका रिएक्शन करवाया और हमने यहाँ पे हीट भी किया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हम इनको क्या करते हैं जी, हीट करते हैं, तो क्या होता है जी, हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाती है। सबसे पहले ऑक्सोनियम आयन बनता है, या फिर हम कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट बनता है, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जब जो एनाइन है, यानी हेलोजन एसिड का जो एनाइन है, आयोडाइड आयन है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, और जब वो इस पे अटैक करता है कार्बन पे, तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन यहाँ पे देख लेंगे कि अगर हम ईथर का रिएक्शन करवाएं जी PCl5 के साथ, बल्कि हम कहते हैं कि ईथर जो है वो रिएक्शन करता है PCl5 के साथ, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। किस तरह से रिएक्ट करता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि C2H5O, और फिर हम इस तरह से इसको ठीक करके लिख लेते हैं ऑक्सीजन, और फिर C2H5। तो हार्ड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब ये रिएक्ट करता है, PCl5 में यहाँ पे लिखूंगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है, हमारे पास जो है वो जो है अल्काइल हैलाइड आ जाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्काइल हैलाइड C2H5I, सॉरी Cl, यहाँ पे हम लिख लेंगे Cl, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यहाँ से क्लोरीन आके इधर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, प्लस हमारे पास आ जाएगा POCl3, फास्फोराइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोराइल क्लोराइड। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया ईथर को, ठीक है, हार्ट, यहाँ पे जो हम देखेंगे कि हार्ट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड यानी C2H5Cl। इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, और इसी तरह से ये इक्वेशन जो बैलेंस हो जाएगी, और इसी तरह से हमारे पास फास्फोराइल क्लोराइड भी हमारे पास आ जाता है। और इससे पहले हमने देखा कि ईथर जो है वो हार्ड कंसंट्रेटेड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या आता है जी, ऑक्सोनियम साल्ट आ जाता है, और ऑक्सोनियम साल्ट फर्दर क्या होता है जी, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और SN2 रिएक्शन होता है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल जो कि हैलाइड आयन है। ठीक है जी, हेलोजन एसिड से जो एनाइन आ रहा है हमारे पास, हैलाइड आयन, वो जो है अटैक करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट पे, और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यानी आयोडाइड आयन आके उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो और इसके अलावा हमने देखा कि चूंकि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर की हमने बात की, जिसमें हमने बात की कि ईथर जो है कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते अमोनिया के साथ, अल्कलीज के साथ, इसी तरह डाइल्यूट एसिड्स और फिर मेटालिक सोडियम के साथ भी ये जो है वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इन कोल्ड स्टेट में ये रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अगर ये रिएक्ट करते भी हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा रिएक्शन एसिड के साथ, तो ये हार्ड कंसंट्रेटेड जो है वो एसिड के साथ जो है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरह से आज हमने केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईथर की बात की।